एनर्जी कितनी है? 2 mgh। तो बताओ इस पोजीशन पे एनर्जी कितनी होगी? 3 mgh। mgh। समझ आ गई बात ये? तो जनरली अपन क्या करते हैं कि ग्राउंड पे जीरो मान ले, जनरली क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए रेफरेंस कहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं? ग्राउंड पे, उसको क्या मान लेते हैं? जीरो, क्योंकि जीरो के रेस्पेक्ट में चीजें कैलकुलेट करना इजी हो जाती है ना। हाँ, इसलिए हम क्या करते हैं, ग्राउंड पे जीरो मान लेते हैं। बट ऐसा हमेशा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, क्वेश्चन को वो चेंज कर सकता है कभी भी, घुमा सकते। समझ आ गई बात ये? तो डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, पॉइंट पे एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती है। किसी भी पॉइंट पे एनर्जी किसी रेफरेंस के रेस्पेक्ट में बताई जाती है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h, अब मैं इसको कहाँ से लिखूंगा? इसको मैं वहां से लिखूंगा, देखना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। बताओ इसमें कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है? mg। आपका जो ये वेट होता है mg वाला फोर्स, ये कंजर्वेटिव नेचर का होता है। जब इसको अगर मान लो यहाँ से मैं रिलीज कर दूंगा तो ये पार्टिकल की ब्लॉक किधर जाएगा? नीचे। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? h। तो इसका वर्क डन कितना हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब mgh इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। यू इनिशियल क्या है? जहां पे हमें निकालना है h हाइट पे। इनिशियल पोजीशन क्या थी? h हाइट। और फाइनल पोजीशन क्या है? ग्राउंड। यूजी ग्राउंड। तो तुम्हें ये डिफरेंस मिला है बेटा, mgh क्या मिला है? UH माइनस U ग्राउंड का डिफरेंस मिला है ना डिफरेंस। अब अगर आप इफ U ग्राउंड को जीरो मानोगे, इसको आपने जीरो माना, मतलब आपको इसने रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट किया अपन ने। जनरली रेफरेंस को जीरो मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करना इजी होता है। तो जहाँ पे रेफरेंस माना आपने उसको जीरो मान लोगे तो फिर UH कितना हो जाएगा? mgh। ये बात समझ आई तुम्हें कि ये कब mgh बोला जाता है? किसी के रेस्पेक्ट में बोला जाता है। हम किसके रेस्पेक्ट में बोलते हैं? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ग्राउंड पे तो मतलब ये डिफरेंस निकालते हैं। हाँ, ये डिफरेंस होता तो ये डिफरेंस है, बट हमें पता ही नहीं लगता है, क्योंकि भाई किसी नंबर में से जीरो को माइनस करोगे तो डिफरेंस बोलो या वो नंबर बोलो एक ही बात हो जाती है ना। भाई मैं तेरे को 10 बोल, तो हो सकता है ना 10 माइनस 0 बोलूं या 10 माइनस 0 बोलो, एक ही बात है। तो तेरे को क्या लग रहा है? 10 एक नंबर है, जबकि मैंने क्या बोला था? वो डिफरेंस बोला था तेरे को, तो पता लगा नहीं ना वो डिफरेंस था कि क्या था। तो हम जनरली जीरो मान लेते हैं, इसलिए डिफरेंस का पता नहीं लगता, बट एक्चुअल में डिफरेंस होता है। और ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? mgh किसके बराबर है? वर्क डन। हाँ, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन या नेगेटिव टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। हाँ, माइनस और देखो ना क्या होता है, नहीं होगा ना, नेगेटिव टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस होता ही है, होता है ना। तो चलो इसको यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, बट ये mgh u फाइनल इक्वल टू mgh। देखिए ये बात समझ आ गई तुम्हें? डिफरेंस, ग्राउंड वगैरह सब समझ आ गया ये? बस अरे इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। अब थोड़ा क्वेश्चन देना अच्छा है, फेल मत जाना बस। सर अगर हमें सिर्फ बोले कि सिर्फ इनिशियल पॉइंट की बताओ तो मतलब हम कैसे निकालेंगे? एक ही पॉइंट डिफरेंस के किसी भी पॉइंट की एब्सोल्यूट एनर्जी आप नहीं बता सकते हो, ये बात आप समझ लो। आपसे बोले कि इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी आप बताओ, तो आप एब्सोल्यूट एनर्जी नहीं बताते हो, हमेशा डिफरेंस ही बताते हो। एब्सोल्यूट एनर्जी कैलकुलेट ही नहीं की जाती है, डिफरेंस ही कैलकुलेट किया जाता है। समझ आई बात ये? हाँ सर। डिफरेंस ही आप जीरो के रिस्पेक्ट में बताते हो एनर्जी, जो भी बताते हो। सर उस केस में ऐसा नहीं होता यू इनिशियल को इनफाइनाइट पे मान के? बिल्कुल सही, वो वाला भी बताएंगे ना, उसको इनफाइनाइट आप रेफरेंस मान, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो। जब आपको रेफरेंस लेना होता है तो हम इनफाइनाइट पे ले लेते हैं, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है ना, वहां पे तो ऑलरेडी जीरो हो जाती है ना। आपको किसी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी बतानी होती है तो इनफाइनाइट के रिस्पेक्ट में बताते हैं, और जो एनर्जी है वो बता देते हैं, बट एक्चुअल में आपने डिफरेंस ही बताया।
क्योंकि इनफाइनाइट पे 0 होता है। क्योंकि इनफाइनाइट में 0 होता है। अब क्वेश्चन ऐसा ही है, हेमिस्फेरिकल ऐसे बाउल या कुछ ऐसे मान लेना, हेमिस्फेरिकल बाउल टाइप मान लेना, इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे चेन है, ये है ना मेटालिक या मेटालिक चेन वगैरह है, ये ऐसे यहाँ पे ये पूरा नीचे तक टच, यहाँ तक टच डाउन है ना, समझ रही बात है? हाँ सर। हाँ सर। ये आयरन की चेन है हमारे पास, आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इस आयरन चेन की, ऐसे जो रखी हुई है इसकी। ये आपने कहीं पे करवाया था बोर्ड में एक बार, वो नहीं वो हाँ अलग, वो एनएलएम में ऐसा क्वेश्चन था शायद। वो अलग था। इसकी लेंथ बताओ, लेंथ कितनी हो जाएगी अगर ये बाउल की रेडियस R है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बताओ? फायर हाफ पायर हाफ पायर हो जाएगी इसकी लेंथ, है ना। और इस चेन का जो मास दे रखा है आपको वो स्मॉल m दे रखा है ना, इसका मास आपको स्मॉल m दे रखा है। अब आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन। तो इसमें x एक्सिस को ग्राउंड लेंगे। हाँ, x एक्सिस को ग्राउंड लेंगे। अब ये मैं बता देता हूँ तुम्हें, समझना ध्यान से, ये नई प्रोफाइल है क्वेश्चन की। ऐसे क्वेश्चन पहली बार कर रहे हैं बट समझने का ट्राई करना पूरा, है ना। ये नया प्रोफाइल है क्वेश्चन का। हाँ, सेंटर ऑफ मास का बता रहे हो कि नहीं? सेंटर ऑफ मास ये आएगा, वही आएगा। मैंने तुम्हें बताया कि कब बताया मैंने? हॉरिजॉन्टल आपने एक क्वेश्चन वो एक आदमी चेन खींच रहा था उसमें बताया था। हाँ बिल्कुल, ऐसा भी तो था, हॉरिजॉन्टल टेबल से नीचे जा रही थी। बिल्कुल वही टेबल वही करने वाले हैं बस अपने आप में। इसमें थोड़ा सा चीजें अलग हो जाएगी क्योंकि ये क्वेश्चन उससे अलग है। देखो ऐसे जो चेन दे रखी है ना, उसको अपन क्या करेंगे, अपन को इस पूरे चेन का निकालना है क्या, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल, बट इसमें जो मास है ना वो पूरी चेन पे डिवाइड है और हर पॉइंट पे ग्राउंड से डिस्टेंस चेंज होती है, समझे बात? तो भाई एच आप क्या लोगे, mgh में, चलो मान लो आपने ये मान लिया है, ये एक अपन इसको रिंग कंसीडर कर ली छोटी सी मास की, तो इसकी हाइट पता है, फिर इसकी अलग हाइट लिखोगे, फिर इसकी अलग हाइट हो जाएगी, वैसे कितने सेक्शन हो जाएंगे अलग अलग हाइट के, ऐसे बहुत सारे सेक्शन होते हैं। मतलब अब वो चेन तो मैंने फॉर एग्जांपल एक माना है, एक रिंग, तो उस रिंग में भी तो ऐसा होगा ना कि रिंग का ऊपर वाला पॉइंट अलग हाइट पे होगा, नीचे वाला पॉइंट अलग हाइट पे होगा। तो बेसिकली जब ऐसे वेरिएबल में क्वेश्चन चला जाए ना, तो आपको क्या करना होता है, इंटीग्रेशन का हेल्प लेना होता है। तो इंटीग्रेशन का हेल्प कैसे लेना होता है, इस चेन का एक एलिमेंट कट करो, बहुत छोटा सा एलिमेंट कट करो। अब वो एलिमेंट कट करने का यहाँ पे प्रोसीजर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। आप अपने हिसाब से एलिमेंट कट नहीं कर सकते हो, जो प्रोसीजर है और टाइम के साथ तुम्हें पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन में कैसे एलिमेंट कट किए जाते हैं। तो इसमें कैसे एलिमेंट कट किया जाता है, यहाँ से मैं एलिमेंट कट करता हूँ, फिर समझाता हूँ कैसे एलिमेंट कट किया जाएगा। थीटा वाला एलिमेंट कट किया जाता है। यहाँ से ग्राउंड से थीटा पे जाके डी थीटा का एक छोटा सा एलिमेंट कट करते हैं, ये वाला छोटा सा एलिमेंट कट किया जाएगा। समझ रही बात? ये स्टैंडर्ड है, अगर इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, सब रटना ही है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे एलिमेंट कट किए जाते हैं। अब इस जो छोटा सा एलिमेंट कट किया है उसकी पहले तो लेंथ बताओ, लेंथ कितनी है? ऑलमोस्ट 0 नहीं, ऑलमोस्ट 0 नहीं है, डीएल, हाँ मतलब आर डी थीटा है। डीएल, डी थीटा इक्वल्स टू डीएल बाय आर। आर डी थीटा, आर बाय रेडियस, ओके, थीटा इक्वल टू आर बाय रेडियस। सर मैं 2 मिनट माइक म्यूट कर रहा हूँ, है ना, थीटा इक्वल टू आर बाय रेडियस। और इसका मास कितना हो जाएगा, dm, m बताओ बाय dm कितना हो जाएगा? d, टोटल मास कितना है, m, और टोटल लेंथ कितनी है, पाई r बाय 2। तो पहले मास पर यूनिट लेंथ निकाल दो, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। अब आपको कितनी लेंथ के लिए चाहिए,
आर डी थीटा df पर ये इससे कुछ multiply नहीं करना। आया। तो ये हो जाएगा 2 स्मॉल m डिवाइडेड बाई पाई r, आर सर्कट है ना, मल्टीप्लाई r d थीटा। तो r से r कट कर दो और बचा कितना? 2m 2m by theta pi by d pi. theta। ये तुम्हारा मास हो गया है, dm की वैल्यू हो गई है। पर ये कैसा है समझ नहीं आ रहा ये कैसे क्या बेटा? ऐसा है कि जैसे 100 मीटर की 100 मीटर की चेन है, उसका मास तेरे को दे रखा है कितना? 100 किलो। तो 1 मीटर पे मास कितना है? 1 किलो। हाँ, मेरे बैलेंस अरे बोलना पार्थ। मास डिवाइडेड बाय लेंथ शायद। मास डिवाइडेड बाय, अब तेरे से पूछा जाए कि 10 मीटर पे मास बताओ कितना हो जाएगा? Into 10. इंटू 10। इनटू 10। तो मैंने भी वही किया है, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इंटू जितनी लेंथ पे पूछा उससे मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके। ऐसे ही तो हाँ। किया है। हाँ यस Yes, sir. ठीक है, ये हो गया है तुम्हारे पास मास। अब ये छोटे से, अब है ना, पूरी चेन को तो भूल जाओ, चेन कुछ है ही नहीं हमारे पास। उस मास के बारे में सोचो, उस मास की हाइट बता सकते हैं क्या हम? क्या हाँ। ग्राउंड से उस मास की हाइट बता सकते हैं? यस सर। बता सकते हैं ना, हाइट ये होगी यहाँ से यहाँ तक। अब देखो ये इतना छोटा है ना कि इसमें ये नहीं है कि ऊपर वाला पॉइंट कौन सा है, नीचे वाला पॉइंट कौन सा है, बीच वाला। ये बहुत छोटा है। सब एक ही है। सब एक ही है, पॉइंट मास। सब एक ही चीज है। पॉइंट मास एक तरीके का। ये हाइट मेरे को पता लग जाएगी क्या? ये वाली हाइट मेरे को, ये ग्राउंड से हाइट पता लग करनी है। क्या ये हाइट पता कर सकता हूँ? ट्रायंगल। ये रेडियस है, सर मैं इसलिए माइक बंद कर रहा हूँ। तो ये r sin थीटा है हाइट। हाँ। तो अब इस छोटे से dm के लिए और स्मॉल मास के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी d। अब छोटा छोटा चल रहा है, छोटी सी एनर्जी क्या लिखोगे? dm आर इंटू g इंटू h, इंटू आर साइन थीटा। है ना, r sin थीटा पुट करेंगे अभी। तो ये du इक्वल टू क्या हो गया? dm की वैल्यू पुट करो पहले तो, 2m d थीटा By pi. डिवाइडेड बाय पाई Into g. जी इंटू Into आर r साइन sin. डी बाय। अब वेरिएबल क्या है? वेरिएबल देखो, क्योंकि इंटीग्रेशन वेरिएबल के तो किया जाएगा। वेरिएबल आर साइन थीटा। आई वेरिएबल क्या चीज है? थीटा। Sin थीटा theta. वेरिएबल है। अब इस हाँ, थीटा की लिमिट बताओ। अब थीटा की लिमिट बताओ, कहाँ से कहाँ तक है लिमिट? जीरो से जीरो से 90। जीरो से थीटा। अरे 0 से 90 ना, क्या टोटल एंगल हो जाएगा ना ये? हाँ टोटल हाँ एंगल कितना है? 90 डिग्री है ना। 0 से 90 हाँ तो ये u इक्वल टू हो जाएगा 2mgr डिवाइडेड बाई पाई। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos माइनस माइनस cos 0 से पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 कितना होता है? 0। जीरो तो माइनस पॉजिटिव आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस cos 0। तो ये तो Cos 0, पॉजिटिव आ गया। 1 हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे लिखो, m इंटू जी को अलग से लिखते हैं और 2r बाई पाई को अलग से लिखते हैं। ये 2r बाई पाई इज नथिंग बट सेंटर ऑफ मास है इसका। बाद में जब सेंटर ऑफ मास पढ़ाएंगे तब वापस आएगा ये चीज। ठीक है, 2r बाई पाई क्या है? सेंटर ऑफ मास। और ये इसके पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाल दिया है। क्या आंसर हो गया? वाह सर, वाह देख के वाह मजा आया। देख के मजा आया ना? समझ तो आया नहीं पर देख के अरे सर समझ भी आया, मजा आया। अभी एक कर लेगा, फिर 200 क्वेश्चन दूं मैं वापस। रुको सर, ये नोट करने दो।
अभी रिजॉइन करे ना। फिर रिजॉइन। हाँ, रिमेनिंग टाइम नहीं बता रहा, कैसे करे? 4 मिनट्स। अभी 4 मिनट। 3 मिनट। ये नोट कर लो, फिर करते हैं दोबारा, फिर करते हैं। हाँ सर, तो आप कट मत करना। छुट्टी अपने आप हो जाएगा ये। यार लड़के थोड़ी है। कर लिए, नोट कर लिए? नहीं सर। सर अरे चल जल्दी करो, ये पीडीएफ भेज दूंगा मैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जल्दी करते हैं, रुको। सर अभी वैसे भी कहाँ 1 मिनट 40 हो गए। वही सर, तो अरे वो छोटे टाइम छोटे हमने क्वेश्चन पूरा तो बता साथ दूंगा, वो सर तो सही लिखने है। में तो लगता नहीं। फालतू ठीक है। क्वेश्चन तो मान लो ये एक चेन है, ये से यहाँ पे किसी तरीके से इस पोजीशन पे सेट की हुई है, इसका मास m है, बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? सर हवा में चेन। अरे मतलब मैंने बोला ना किसी तरीके से सेट वहां पे की हुई है। सेट की हुई है। mgh। मेरे को पता था तुम ऐसे क्वेश्चन पूछोगे, इसलिए मैंने पहले। कितनी हो जाएगी इसमें? पहले केस में mgh। पहले केस में mgh, दूसरे केस में बताओ MGH। कितनी हो जाएगी? mgh/2। mgh/2। समझ आ गया ना? हाइट सेंटर ऑफ मास से लेनी होती है h, टोटल नहीं लेना पड़ेगा, इसका सेंटर ऑफ मास से कितना लेना पड़ेगा? है mg/2। सर, ये थोड़ा थोड़ा क्या? इसमें हमने वो umg/2r/pi यूज किया। एक्चुअली h जो होता है ना बेटा, वो सेंटर ऑफ मास की हाइट होती है। किसकी हाइट होती है? सेंटर ऑफ मास। अब हम अभी तक पढ़ते ही इसी ऐसी बॉडी के बारे में आए जिनके लिए सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होता है। जैसे हम ब्लॉक, हाँ। ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होता है। और ब्लॉक भी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी डायमेंशन का लेते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक लेते हैं, पॉइंट मास, बॉल, ऐसे ऑब्जेक्ट लेते हैं जिनका डायमेंशन छोटा होता है कंपैरेटिवली एच, हाइट वगैरह से। उनके सेंटर ऑफ मास उनके सेंटर पे हो जाते हैं, होते नहीं होते हैं। तो तुम जितनी हाइट पे ऑब्जेक्ट होते हैं उतनी हाइट ले लेते हो। बट अब ऐसे दे दी जाए ऑब्जेक्ट जिनकी लेंथ है ना, ये पूरा मास लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब एच हाइट की तो लेंथ ही है, अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? इसके सेंटर पे, बीच में, आधे पे। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखी जाएगी? mg इंटू सेंटर ऑफ मास की हाइट। वेट, इस वाले में क्या है, ये इसका सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर है? सारे जो रिंग्स हैं वो एक ही पोजीशन पे, एक ही सर। तो इसमें mg तो देगी। तो पेंडुलम में कैसे होगा? हाँ, पेंडुलम में उसमें सब मास नीचे होता है वो बॉल में। हाँ, तो पेंडुलम में सेंटर ऑफ मास से लिया जाएगा, जहाँ पे सेंटर ऑफ मास उससे हाइट ली जाएगी, बस। समझ आ गई बात ये? यस सर। चलो ये रिजॉइन कर दो, रिजॉइन कर दो। अभी आप कट करोगे ना? आपने अटेंडेंस सही लिया? अटेंडेंस 30 लोग थे पहले, अभी क्या हो गया थे? 29। हाँ सर, एक सर आप जादू नहीं दिखा रहे हो? जादू अभी रुक जा, थोड़ी देर पढ़ाने दे, फिर जादू। अब देखो वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रिंग अब समझा देता हूँ इधर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रिंग वो पहले यूज कर लिया वो वाला, बट समझा देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रिंग,
जैसे एक ब्लॉक है, ब्लॉक को अपन ने रखा हुआ है ग्राउंड पे, और उसको अपन इलोंगेट करेंगे। मास का ब्लॉक है, इसे अपन ने ग्राउंड पे रखा हुआ है, ये इसकी मेन पोजीशन पे है, मेन और नेचुरल लेंथ पे है। ये x इक्वल टू 0 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है k, इसको आपने इलोंगेट किया, ठीक है, इलोंगेट किया, तो हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है x1 से x2 तक के। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से कहाँ तक के लिए फाइंड आउट करनी है? x1 से x2 x2 तो करना वैसे ये स्प्रिंग फोर्स लिखेंगे, इसका kx वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लिखेंगे, है ना, पूरा सब कुछ वैसे लिखा जाएगा जैसे देख लो। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, F into dx लिखा जाएगा, dx और तो वो माइनस हो जाएगा, kx into dx, x इनिशियल से x फाइनल तक, मतलब x1 से x2 तक। हाँ तो इसका वर्क डन कितना मिल जाएगा मेरे को, इसमें देखो k को बाहर ले लो, माइनस को बाहर ले लो, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 x1 से x2 तक। इसमें लिमिट लगाएंगे, लिमिट को मैं क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, और साइन को पॉजिटिव कर लेता हूँ, आगे वाला साइन नेगेटिव उठा के लिमिट को चेंज कर लेता हूँ। तुम कैसे भी पुट करके देख लेना, ये क्या बनेगा, k/2 तो बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर माइनस ऑफ x2 का स्क्वायर, ठीक है, क्या आ जाएगा, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इधर ये माइनस बढ़ गया, अरे बाप रे, वही तो वो समझा अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, लिमिट चेंज कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा मान लो, ओके सर। है ना। तो ये वर्क डन क्या मिल जाएगा बेटा, वर्क डन हो जाएगा हाफ k x1 स्क्वायर माइनस हाफ के x2 स्क्वायर x2 स्क्वायर, दिस इज u इनिशियल मतलब u1 and u final मतलब u2, so this is the work done by conservative force equal to u1 minus u2, या फिर इसे और क्या लिख सकते हैं अपन, work done by conservative force equal to minus times of change in potential energy, minus times of change in potential energy। अपन वही अपन यहाँ पे कंसिडर करेंगे, लेट x1 को 0 मान ले, x1 को क्या मान लिया मैंने, 0 मान लिया है ना, मतलब कहाँ पे मान लिया है, मेन पोजीशन नेचुरल लेंथ पे मान लिया है। तो x2 को क्या मान ले, फिर जनरलाइज करने के लिए x मान ले, मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू, बताओ, माइनस टाइम्स ऑफ x1 क्या था, इनिशियल था ना, तो ये हो जाएगा हाफ k x स्क्वायर, ओके, ये हाफ k x स्क्वायर, ओके यस सर, मैंने क्या लिख दिया, एंड वर्क डन बाय क्या कर दिया, देखो क्या कर दिया ना, u इनिशियल माइनस u फाइनल इक्वल टू निकालते हैं, u इनिशियल माइनस u फाइनल निकालते हैं, u इनिशियल कितना हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, हाँ, और u फाइनल कितना हो जाएगा इसमें, x तो u इनिशियल है ना, इनिशियल पॉइंट को क्या मान लिया मैंने, 0 मान लिया ना, 0 तो इनिशियल एनर्जी भी कितनी, अगर इसको नेचुरल लेंथ पे मानते हो तो नेचुरल लेंथ पे एनर्जी भी कितनी हो जाती है, 0, नेचुरल लेंथ पे एनर्जी भी क्या मानी जाएगी, तो 0 माइनस u फाइनल इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ हाफ के स्क्वायर। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या मिल गई है, ये हाफ के एक्स स्क्वायर, बट ये ध्यान रखो कि ये हाफ के एक्स स्क्वायर कब आया है, जब हमने नेचुरल पोजीशन को, हमने इनिशियल पोजीशन को कहाँ पे माना है, 0 पे, नेचुरल लेंथ, और नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मानी है, 0, तब जाके हाफ के एक्स स्क्वायर, अब पूरा रखो ना वो वही,
मिनिमाइज अब इसमें इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखा दूंगा, ये नोट कर लो। नोट क्या कर रहे हो, स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ तो भेज ही दूंगा मैं, तो इसमें से बात कर लेना। बड़े आगे बढ़े इसमें। हाँ सर। आप इसमें लिखो नीचे लिखो u final equal to half kx square, u final equal to half kx square। ये क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स? हाँ, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखना पड़ेगा ना अब अपने को। हाँ सर लिखना। u final equal to half kx square is valid when x1 equal to 0, when x1 equal to 0। एक बार वापस बोलो। u final equal to half kx square valid only when x1 equal to 0। पॉइंट नंबर 2 लिखो इसमें। पॉइंट नंबर 2 है k equal to spring constant, k equal to spring constant and x equal to सिंबल में लिखना x और सिंबल लगाना इक्वल का, x और इक्वल लगा के लिखना। x क्या चीज है यहाँ पे, ये जो x है वो कहाँ से काउंट किया जाता है, कहाँ से, तो आपको x लिखना पड़ेगा। x जो है वो फ्रॉम नेचुरल लेंथ है, x कहाँ से काउंट किया गया है, फ्रॉम नेचुरल लेंथ से काउंट। x इक्वल्स टू के बाद क्या लिखना है? फ्रॉम नेचुरल लेंथ। इलोंगेशन नहीं, अब ये x आपका एलोंगेशन भी हो सकता है और ये कंप्रेशन भी हो सकता है, दोनों ही चीजें हो सकती है, कंप्रेस भी हो सकता है, एलोंगेट भी हो सकता है। क्या ये सारी बातें क्लियर है? सर एक मिनट। एक तो यहाँ पे फॉर्मूले कम होते हैं, उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट ज्यादा होते हैं ना ऐसे ही। हाँ सर। अभी तो पढ़ते आ रहे थे हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, बट ये थोड़ी ना पता था कि इलोंगेशन भी वो कहाँ से डिस्टेंस मेजर करनी होती है। नहीं होता ऐसा क्वेश्चन में तो वहीं से करके देगा ना, पर नहीं जरूरी थोड़ी ना वहीं से करके देगा। हाँ, ऐसा थोड़ी ना कि वहीं से देगा वो, तुम्हें निकालनी पड़ेगी, अगर नहीं देगा तो फिर वो अपने को निकालनी पड़ेगी, अगर नहीं देगा तो वो। जैसे एक क्वेश्चन है, नीचे ग्राउंड ऐसे स्प्रिंग लगी हुई है और स्प्रिंग के ऊपर यहाँ पे ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट कितने बार दो के पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? हाँ, दो पॉइंट है। समझ आ गया, सिस्टम समझ आ गया क्या चीज है? सर ये ऐसा कैसे वही नहीं हो जाएगा, गिरेगा नहीं ऐसे, बाउंड होगा और क्या, क्यों गिरेगा ऐसे? यहाँ पे यहाँ से ऐसे प्लेटफॉर्म बना के उस पे ऊपर ब्लॉक रखा हुआ, ऐसे थोड़ी ना उस पे ऐसे स्प्रिंग पे टिका रखा है, तो फिर क्या सोच लेते हो? ऐसा मतलब ऊपर ऐसे कोई वुडन का या मेटल का वो मतलब नेग्लिजिबल मास का कोई प्लैंक। Find the potential energy of this system. Find the potential energy of this system. पूरा सिस्टम कैसे मतलब सिस्टम में स्प्रिंग और ब्लॉक दोनों आ गए ना? नो आ गए। इसमें लेंथ क्या है? हाँ, इसकी लेंथ चाहिए बता। स्प्रिंग की लेंथ L मान ले, नहीं दे रहा चले गिवन तो L कुछ भी मान लेगा। हाँ ओके। मास नहीं गिवन तो मास M। पहले फर्स्ट मेरा क्वेश्चन ये, क्या ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे कंप्रेस होगी?
ये कंप्रेस हो रखी है, तो नेचुरल लेंथ तो कहीं इसकी ऊपर थी यहाँ पे, हाँ हाँ क्या जहाँ पे नेचुरल लेंथ होगी वहां पे हम 0 मान लेंगे पोटेंशियल एनर्जी, उसी को रेफरेंस मानेंगे बेसिकली। यस सर। क्योंकि भाई उड़ मास रहा है। ऊपर जा रहा है तो उसके ऊपर तो कंप्रेस ही होगी ना। नीचे लगती है, ऊपर नहीं लगती है। ये ब्लॉक पर रखेगा तो कैसे स्ट्रेच हो सकता है, तो उसके मास की वजह से तो कंप्रेस होगी। वो ऊपर थोड़ी नहीं जाएगा, से ऐसे नीचे जा रही है। इसमें बस यही प्रॉब्लम है कि अगर आपको समझ नहीं आया ना क्वेश्चन तो फिर गलत हो जाएगा। अच्छा पहले ये बताओ कितना कंप्रेस्ड है, कुछ मान लेते हैं डायरेक्ट। मान लेते हैं x, तो इसका मतलब ये जहाँ पे रखा हुआ था वो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी। हाँ ये कैसे इक्विलिब्रियम हुआ था? भाई तभी तो सिस्टम वो क्या कहते हैं Rest स्टेबल रह पे। पाएगा, रेस्ट पे तभी तो रह पाएगा। हाँ ये u इक्वल टू 0 मान लेते हैं है ना, ताकि रेस्ट पे आ जाए। इक्विलिब्रियम सर पोजीशन तो पे क्या नेचुरल 0 लेंथ होता है, पे नहीं मानेंगे? क्या यू u 0 तक, u 0 तक होगा ना जब नेट फोर्स 0 है आपके। अरे हाँ, नहीं मतलब सॉरी और अरे कंप्रेस सॉरी हुआ तो सॉरी यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, एक्चुअली उसका स्पीड का 0 होना कोई जरूरी नहीं होता है। नेट फोर्स क्या होगा इसमें, जीरो। 0। इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, यहाँ पे mg लग रहा है नीचे, और नीचे फोर्स लगने की वजह से स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर। हाँ कितना लग रहा है, k into x, के ए कितना कितना कंप्रेस हुई वो पता लग गया, mg/k कितना कंप्रेशन mg पता by क्या k। बात है? कितना compression। हाँ अब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में किस किस की पोटेंशियल एनर्जी आएगी, स्प्रिंग की और ब्लॉक की। ब्लॉक की ओके हमने रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे माना, नेचुरल लेंथ को, नेचुरल लेंथ। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मानी गई है, 0। 0 बताओ ये जो ब्लॉक है वो रेफरेंस लाइन से नीचे या ऊपर है, ब्लॉक के बारे में बात नीचे। करें। नीचे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव तो माइनस mg इंटू एच, एच कितना है, एल mg x वो कितना है x। अच्छा उसके बाद स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx स्क्वायर, और x की वैल्यू ऊपर से पुट कर दो तो माइनस mg इंटू mg बाई k प्लस हाफ mg/k होल स्क्वायर। एक k से k कट। ये आंसर हो, यहाँ k से k कट कर लेना और आंसर हो जाएगा बस। सर ये जो हमने यू सिस्टम पे जो एक्स है ये चेंज निकाला है ना, चेंज इन पोटेंशियल। हाँ ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, हम रेफरेंस को 0 मान लिया ना बेटा, हाँ हाँ और वो चेंज ही निकल रहा है, एक्चुअल में निकल चेंज ही रहा है, पर वो 0 के साथ निकल रहा है इसलिए पता नहीं लगता है। वरना ग्राउंड से तो पूरा एल आता ना। नहीं हमने रेफरेंस ही उल्टा माना, इसमें रेफरेंस कहाँ माना है, ऊपर माना है भाई। ग्राउंड पे हमेशा 0, ग्राउंड पे 0 हो वो थोड़ी ना जरूरी है, रेफरेंस पे 0 मानते हैं हम। ओके सर। हाँ हाँ सर। ग्राउंड से इसीलिए तो ग्राउंड पे नहीं बना, ग्राउंड से आईडी नहीं पता है मेरे को, लेंथ ही नहीं दी थी मेरे को। माइनस m स्क्वायर g स्क्वायर बाई बराबर है। यस सर। चलो अब तो मैं एक और नई चीज सिखाता हूँ मैं आज। एक नई चीज और सीखते हैं अपन। हमें पता है कि du इक्वल टू क्या होता है, माइनस dw। w क्या होता है यहाँ पे, कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना, एंड दिस इज इक्वल टू f इंटू dx, ऐसा ही होता है। हाँ होता ही नहीं होता है, समझ रही बात है। अब ये तो सिंपल एक डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन में वेरिएशन के लिए इसको यहाँ से मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, इन दोनों से मिला के, दोनों चीजों को मिला के ऐसा लिख सकता हूँ, f इक्वल टू माइनस ऑफ du बाई dx, f इक्वल टू माइनस du बाई dx लिख सकता हूँ क्या मैं? हाँ सर।
हाँ सर सिमिलरली इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो F इक्वल टू माइनस ऑफ du बाई dy, अगर y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो तो, और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो du by डी dz. बाई डी सेड। और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो फिर तो सर I cap d j cap. du बाई dr, इस r में तीनों चीजें आ गई, r में क्या आ गया, तीनों चीजें आ गई, इसमें dx तीनों भी आ आ गई। गया, dy भी आ गया, dz भी आ गया। सर इसको समझ आई मतलब बात हम ये? ये du की जगह माइनस pwc मतलब इसमें पॉजिटिव रहेगा ना? के लिए है ना, हाँ पोटेंशियल एनर्जी ना डी। हाँ, ये u तो पोटेंशियल एनर्जी है, u तो क्या चीज है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल। सर इसको हम dw by dx भी लिख सकते हैं ना? इसको ये f को। हाँ हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन किस में हो गया, पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स का रिलेशन हो गया है। ये काम आता है बहुत सी बार, इसलिए याद रखना, ये रिलेशन बहुत काम पोटेंशियल आता है। एनर्जी और किसके बीच में बोला है रिलेशन? फोर्स है ना, F इक्वल टू माइनस du बाई dr। अब अगर एक डायरेक्शन में वेरिएशन हो तो नीचे एक डायरेक्शन लिख देना, दो हो तो दो में लिख देना। अब एक में तो समझ आता है, दो या तीन में कैसे समझ आएगा उसको मैं समझा देता हूँ। इसको इसका ये तो एक फॉर्मूला हो गया है ना, दूसरा फॉर्मूला इसको ऐसे लिखा जाता है बेटा, एक्चुअल में ये होता है, यू की जगह हाँ एक्चुअल में अब ये क्या होता है ना, ये तुम्हारे लिए नई चीज है पर समझना, इसको पढ़ना तो पड़ेगा अपने को। F वेक्टर इक्वल टू होता है माइनस ऑफ ग्रेडियंट इनटू u। देखो u फोर्थ तो वेक्टर होता है, फोर्थ तो क्या होता है, हाँ वेक्टर। वेक्टर होता है। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर होती है, तो ग्रेडियंट यहाँ पे वेक्टर का काम करता है। यहाँ पे ग्रेडियंट किसका काम करता है, ग्रेडियंट है क्या? ग्रेडियंट क्या चीज है उसको देख लेते हैं। ये ग्रेडियंट है डेल डिवाइडेड बाई डेल एक्स आई के प्लस डेल डिवाइडेड बाई डेल वाई जे के। ये डेल है कि क्या है? आर डेल इसको डेल ही बोलते हैं, अरे वो नहीं अभी पढ़ाया मैकेनिकल डेल कैसे लिखते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, देखो F वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल के साथ में क्या है u, डेल के साथ में क्या है यू। तो यहाँ पे सब जगह u ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे सब जगह क्या आ जाएगा डेल u बाई डेल एक्स आई के डेल u बाई डेल वाई जे के एंड डेल u बाई डेल जेड के। ये तुम्हारे पास फोर्स का एक्सप्रेशन हो गया, फोर्स और इसका रिलेशन हो गया हमारे पास, कंप्लीट रिलेशन नहीं है। अब इसमें देखो क्या होगा ना, इससे ऊपर वाले दोनों बन जाएंगे, इससे ऊपर वाले दोनों बन जाएंगे, दोनों तीनों सब बन जाएंगे। इससे कैसे बन जाएंगे, अगर मान लो तुम्हें वेरिएशन दे रखा है सिर्फ एक्स में, तो वाई और जेड क्या होंगे, जीरो कांस्टेंट होंगे, और वाई और जेड कांस्टेंट होंगे, तो ये दो टर्म आएंगे ही नहीं, सिर्फ पहले वाला टर्म आएगा। और वाई में वेरिएबल दे रखा, वाई में वेरिएशन दे रखा होगा तो एक्स और जेड नहीं आएंगे, और जेड में दे रखा होगा तो पहले दो नहीं आएंगे, तो बन गए ना ऊपर वाले जो मैंने तीनों लिखे थे। सर तो मतलब उसमें वो x और z जीरो होंगे या क्या होंगे? कांस्टेंट मानेगा। हाँ अरे नोट करना है डेल वाला। हाँ नोट तो करना ही ना, सब कुछ जो लिख रहे हैं सब नोट करना है। डेल को ऐसे डेल वाई लिखते हैं ना, क्या ऐसे होता है? है क्या ये डेल वाई डेल डेल्टा क्या होता है? ये एक्चुअली में तुमने नोटिस नहीं किया, मैंने नीचे dr को dr वेक्टर लिखा था, नीचे लिखा था ना भाई, फोर्स वेक्टर होता है, एनर्जी स्केलर होती है, और नीचे आर ये पोजीशन वेक्टर होता है, dr वेक्टर दैट इज द पोजीशन वेक्टर होता है ये। तो आप पोजीशन वेक्टर को लिखोगे ना तो फिर ऊपर भी वेक्टर लिखने पड़ेंगे ना आपको, तो इनको सेपरेट कर लेते हैं, x के साथ अलग कर लेते हैं, y के साथ अलग कर लेते हैं, z ये के साथ अभी अलग, और dx उसका से सीधा डेल बन गया। और उसका नाम बना सर, तो दिया। मतलब- अरे ये एक ही बात है, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। डेल मतलब डी मान लो, लिखना डेल होता है बट मानते डी है, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन वाला है ना? हाँ वही है, डिफरेंशिएशन वाला ही है, ओ कंफ्यूज मत हो।
ठीक है एक सर क्वेश्चन करवा दूं तो बोलो तो फटाफट से इसका, ताकि समझ आ जाए। यस एक मिनट ये नोट करने दो। 2 मिनट। और लेट हो जाओगे, सबकी क्लास है ना फिर। तो आप बोलते हैं कि अमित सर की क्लास थी। नहीं, ऐसे बोल देना कि सर हमें समझ नहीं आ रहा था, तो फिर सर ने दोबारा समझाया। क्या? तो फिर सर हाँ, सर गुस्सा नहीं होंगे। तो ऐसा बोलेंगे सर ज्यादा पढ़ाते, क्लास टाइम से उनसे ऐसे बोला कि सर लास्ट का पॉइंट था बट हमें दो सर ने 3 बार समझाया फिर भी समझ नहीं आया। कि आप पहले वो अमित सर नया के नया क्लास में लेट करवाते थे ना, इसलिए वो अमित सर भी करवाते हैं लेट। ये साले ये उदय ही बोलेगा। हाँ हाँ मैं बेटा तो रिकॉर्ड कर लेना ना, फिर मेरे को बताना, फिर मैंने जानी इसको करनी है। देखो, आपको पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे रखा है, आपको फोर्स निकालना है। तो हमें पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट इनटू U होता है ना, माइनस ऑफ du by dx I कैप होता है, प्लस du by dy j कैप होता है, और du by dz k कैप होता है। अब जब तुम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, तो y और z को कांस्टेंट मानना। देखो, इस पूरे फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो y और z को क्या मानोगे? कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो इससे इस टर्म का 0 हो जाएगा, 2y का 3z का भी 0 हो जाएगा। किसका डिफरेंशिएशन होगा सिर्फ? स्क्वायर x मतलब स्क्वायर x 2x स्क्वायर का वो है और उसके पीछे i कैप लगा दिया। अब जब y के रेस्पेक्ट में करोगे तो किसको मानोगे कांस्टेंट? x और z। तो ये 2 हो जाएगा इसका। और जब z के रेस्पेक्ट में करोगे तो किसको मान लोगे? 3 और y x y को 3। ये आंसर हो गया तुम्हारा। हाँ सर, जो पार्शियल डिफरेंशिएशन के वैसे। सर तो मतलब ये तो नीचे नहीं होगा, क्या नीचे होगा? du नहीं है, ये जो हमने x y डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन किया है भाई। ठीक है कल अपन मिलते हैं मंडे को। सर तो ये du कैसे उड़ गया वो समझ नहीं आया। अबे डिफरेंशिएशन करने के बाद तो हट जाता है ना वो। अच्छा हाँ सही सही। सर हाँ। ये अभी आप लोगे कल बैकअप क्लास? कल सर आपने वादा किया था। हाँ सर, आपने वादा किया था टेस्ट के बाद में वादा पक्का लूंगा। किया हो गई बात, निभाना याद है पड़ेगा। पढ़ के कब हो गया आपको? ले लो। वादा निभाना पड़ेगा। और मैं तुम्हें सिलेबस बता दूं, इसका एनएलएम सेक्शन का वापस टेस्ट है जेई का। अब तो जेई का टेस्ट होगा ना, कल रिवीजन। हाँ तो कल रिवीजन ले लेंगे बस। ठीक है, वाह Thank सर you. वाह, थैंक यू। और क्या ना, चलो बाय 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 बाय। बाय बाय सर। वैसे बाय।